राधे कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का नाम है परख। आज घर में बहुत चहल पहल थी। शादी का माहौल था क्योंकि 2 दिन बाद काव्या की शादी होने वाली थी और आज उसका महिला संगीत था। अनन्या पूरे दिन शादी की तैयारियों में इतनी व्यस्त रही कि उसे पार्लर जाने का समय ही नहीं मिल पाया। अब वह सोच रही थी कि खुद ही तैयार होना पड़ेगा। उसे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता था, फिर भी उसने हल्का सा श्रृंगार किया। पीले रंग का सूट पहना, कानों में बड़े बड़े झुमके डाले और बालों को सादगी से सजा लिया। तैयार होने के बाद वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती बन गई थी। तभी कमरे में उसका पति आर्यन आया। अनन्या को देखकर वह उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ बात को टालते हुए पूछा कि वह किसी काम से आया है क्या। तब आर्यन को याद आया कि बुआ जी उसे नीचे बुला रही हैं। अनन्या ने उसे पहले जाने को कहा और खुद भी कुछ देर बाद नीचे चली गई। जैसे ही वह बुआ जी के पास पहुंची, उन्होंने उसे देखकर कहा कि आज वह बहुत सुंदर लग रही है। ये सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी। वहीं पर काव्या और सरोज दोनों ही मौजूद थी। काव्या अभी अभी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और बालों की खूबसूरत स्टाइलिंग करवाई हुई थी। लेकिन बुआ जी का इस तरह अनन्या की तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कड़वी नजरों से अनन्या की ओर देखा। उसके मन में यह बात चुभ रही थी कि वह पार्लर से इतनी सज धज कर घर पर आई है, फिर भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की, जबकि अनन्या ने घर पर ही तैयार होकर सबका ध्यान खींच लिया। अनन्या को काव्या का यह व्यवहार थोड़ा सा अजीब लगा। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा कि दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। काव्या ने बस धन्यवाद कहा और वहां से चुपचाप चली गई। इसके बाद बुआ जी ने अनन्या को अपने पास बुलाया। तब तक मोहल्ले की औरतें भी आ चुकी थी और माहौल पूरी तरह से संगीत और हंसी खुशी में बदल गया था। कुछ औरतें ढोलक पर गाने गा रही थी तो कुछ ग्रुप में डांस कर रही थी। अनन्या को ऐसे कार्यक्रमों में बहुत मजा आता था और वह भी ग्रुप डांस के लिए उत्साहित थी। ढोलक के बाद डीजे शुरू हुआ और एक एक करके औरतों ने डांस करना शुरू कर दिया। तभी किसी ने अनन्या को भी डांस के लिए बुला लिया। ये सुनकर उसके पांव जैसे थम गए। उसने कभी सोलो डांस किया ही नहीं था। ग्रुप में तो सब साथ में ही होते हैं, लेकिन अकेले इतने लोगों के सामने नाचना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। उसने मना करने की लाख कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती स्टेज पर खड़ा कर दिया गया। अब अनन्या के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। उसने मन से जैसा आया वैसा डांस करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह पूरी तरह उस पल को जीने लगी। पूरी तरह डांस में खो गई। डांस खत्म होते ही तालियों की गूंज उठी। सभी औरतों ने उसकी खूब तारीफ की। किसी ने कहा कि उसने बहुत अच्छा डांस किया तो किसी ने कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सरोज देवी ने भी इशारे से उसकी तारीफ की। सरोज देवी उसकी सास। ये सब देखकर अनन्या बहुत खुश हो गई। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह इतना अच्छा डांस कर सकती है। डांस के बाद वह जाकर काव्या के पास बैठ गई। तभी उसकी नज़र काव्या की ड्रेस पर पड़ी जो बैकलेस थी और पीछे से उसकी स्ट्रेप साफ दिखाई दे रही थी। अनन्या ने सहजता से कहा दीदी आपकी स्ट्रेप दिख रही है, और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी। इस पर काव्या ने बेपरवाही से कहा कोई बात नहीं भाभी, ये आजकल का फैशन है। ये सुनकर अनन्या के मन में अजीब सा ख्याल आया। उसे ये बात समझ ही नहीं आई। इस तरह स्ट्रेप दिखाना ये भी कोई फैशन हो सकता है क्या। इसी बात से उसे अपनी शादी का समय याद आ गया जब उसका लहंगा तैयार होकर आया था तो सरोज देवी ने उसे देखने के लिए मंगवाया। लहंगा देखकर वह नाराज हो गई थी और उन्होंने फोन पर पूछा था कि उसने ब्लाउज क्यों बनवाया है, कुर्ती क्यों नहीं बनवाई। तब अनन्या ने समझाया कि सब ने यही सलाह दी थी, इस लहंगे पर ब्लाउज ही अच्छा लगेगा। लेकिन सरोज देवी ने गुस्से में फोन काट दिया। कुछ देर बाद आर्यन का फोन आया और उसने भी वही सवाल किया। अनन्या ने उसे पूरी बात समझाई, लेकिन अब उसे खुद भी गुस्सा आने लगा था। उसने साफ कह दिया था कि उसका ब्लाउज बिल्कुल सही है। न तो वह स्लीवलेस है और न ही ज़्यादा गला है उसका। ऊपर से दुपट्टा भी है जिससे सब कुछ ढका रहेगा। अगर इतनी ही परेशानी है तो क्या साड़ी के साथ भी कुर्ती ही पहननी होगी। अनन्या का गुस्सा देखकर आर्यन ने बात को संभालते हुए कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है अनन्या, मम्मी तो बस यूं ही कह रही थी। अब जो बन गया है वही ठीक है, और हाँ, उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सब याद करते करते अनन्या कुछ पल के लिए खो सी गई थी। तभी तेज संगीत की आवाज ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। उसकी नज़र सामने खड़ी सरोज देवी पर पड़ी, जो उसे ध्यान से देख रही थी। सामने खड़ी सरोज देवी अपनी बेटी को देखकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी।
वही थी वो जिन्होंने अपनी बेटी के लिए बैकलेस ड्रेस पसंद की थी। लेकिन आज आज उन्हें अपने ही घर के संस्कार याद नहीं आ रहे थे। ये देखकर अनन्या के मन में एक कसक उठी। उसे लगा लोग कितने दोगले होते हैं ना, कितने दोहरे मापदंड रखते हैं। बहू के लिए अलग नियम, बेटी के लिए अलग। बहू को शादी से पहले ही अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की जाती है, जबकि बेटी को हर तरह की आज़ादी दी जाती है। धीरे धीरे संगीत का कार्यक्रम खत्म हो गया और सभी मेहमान अपने अपने घर लौटने लगे। अनन्या भी अपने काम निपटाकर जब कमरे की ओर बढ़ रही थी, तभी पास वाले कमरे से बुआ जी की आवाज़ सुनाई दी। अपने नाम का जिक्र सुनकर वह अनायास ही ठिठक गई। बुआ जी ये कह रही थी कि आज अनन्या बहुत सुंदर लग रही थी और उसने डांस भी बेहद ही अच्छा किया। सच में वह सबके दिल पर छा गई है। ये सुनकर काव्या तुरंत बोली कि इसे सुंदर होना नहीं कहते बुआ जी। इतने में अनन्या किसी बहाने से उसी कमरे में कुछ सामान लेने के लिए चली गई। उसे देखते ही काव्या चुप हो गई। अनन्या बिना कुछ कहे सामान उठाकर अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उसके मन में गुस्सा उमड़ रहा था। काव्या उसे इतना क्यों नापसंद करती है कि किसी से उसकी तारीफ भी सुनी नहीं जा सकती। तभी कमरे में आर्यन आया। अनन्या ने उसे बुआ जी और काव्या के बीच हुई सारी बातें बता दी और पूछा कि आखिर काव्या को उससे क्या परेशानी है। उसने ये भी कहा कि जब वह कभी काव्या के बारे में कुछ गलत नहीं कहती तो काव्या उसके बारे में ऐसा क्यों बोल सकती है। साथ ही उसने ये भी याद दिलाया कि आज उसकी ड्रेस पर किसी ने कुछ नहीं कहा, जबकि शादी से पहले उसके ब्लाउज को लेकर भी कितना बवाल हुआ था। और तो और काव्या ने भी अपने लहंगे के साथ ब्लाउज ही बनवाया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि वह इन बातों को दिल पर ना ले। उसने कहा कि काव्या को उससे जलन हो रही है क्योंकि उसकी शादी है और फिर भी सब अनन्या की तारीफ कर रहे हैं। अनन्या ने नाराजगी से कहा कि इसमें उसकी क्या गलती है। तब आर्यन ने प्यार से कहा कि गलती उसकी नहीं, बल्कि वह तो उसकी खूबसूरत और प्यारी पत्नी है। उसने उसे समझाया कि लोगों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। अनन्या आर्यन की बात सुनकर अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था। लोग बहू और बेटी में इतना फर्क क्यों करते हैं आखिर? क्या बहू भी किसी की बेटी नहीं होती? छोटी छोटी बातों पर ताने देना और किसी का जीना मुश्किल कर देना आखिर कहाँ तक सही है? फिर उसने खुद को समझाया कि इन सब बातों को दिल में रखना ठीक नहीं। इसीलिए उसने सब कुछ भुलाकर अपने पहले सोलो डांस के अनुभव के बारे में आर्यन को बताना शुरू कर दिया। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। शादी की सारी व्यवस्था एक बैंकेट हॉल में की गई। आज अनन्या भी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने हल्के नीले रंग का लहंगा पहना था, जिस पर गुलाबी दुपट्टा बहुत खूबसूरती से सज रहा था। उस लहंगे में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब आर्यन उसे पार्लर लेने गया तो वह कुछ पलों के लिए बस उसे देखता ही रह गया। गाड़ी में बैठते ही आर्यन की नज़र बार बार अनन्या पर ही टिक रही थी, जैसे आज पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि उसकी पत्नी कितनी खूबसूरत है। रास्ते भर वह खुद को रोक ही नहीं पाया और मुस्कुराते हुए बोला कि आज वह सच में बहुत ही अलग और बेहद ही खूबसूरत लग रही है। उसने मजाकिया अंदाज में ये भी बताया कि पार्लर में जो दूसरी महिलाएं तैयार होने आई थी वो भी अनन्या की ही तारीफ कर रही थी। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि वह जो कह रहा है बिल्कुल सच है। यह सुनकर अनन्या हल्के से शर्मा गई। आर्यन गाड़ी चलाते हुए भी चोरी चोरी उसे देख रहा था और हर बार उसकी नज़र पड़ते ही अनन्या की झिझक और बढ़ जाती थी। बैंकेट हॉल में पहले से ही काफ़ी रिश्तेदार मौजूद थे। आर्यन के ऑफिस के लोग भी अपने परिवार के साथ वहाँ आए हुए थे। वह बड़े गर्व से अनन्या को सबसे मिलवा रहा था। हर कोई उससे मिलकर खुश हो रहा था और उसकी तारीफ कर रहा था। अनन्या ऊपर से तो मुस्कुराकर धन्यवाद कहती, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन खुशी से झूम रहा था। आखिर कौन ऐसी महिला होगी जिसे अपनी तारीफ सुनकर अच्छा ना लगे। उसे आज सच में बेहद ही खास महसूस हो रहा था। उधर काव्या भी पार्लर से तैयार होकर आई थी। उसने लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहना था और वह भी कम सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी उसके चेहरे का भाव फिर से बदल गया। वह चाह कर भी अनन्या की तारीफ सहन नहीं कर पा रही थी और उसके मन में वही खटास बनी हुई थी। कुछ ही देर में बारात भी धूमधाम से आ गई। रिबन कटवाने की रस्म हुई और फिर दूल्हे की आरती की बारी आई। इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी की पटरी पर खड़ा करके उसकी आरती उतारी जाती है, लेकिन अचानक एक बड़ी गड़बड़ी हो गई। सरोज देवी घर से पटरी और आरती की थाली लाना ही भूल गई थी। माहौल एक पल के लिए अजीब सा हो गया। यह एक महत्वपूर्ण रस्म थी और सबके सामने यह कमी साफ दिख रही थी।
तभी दूल्हे की माँ ने समझदारी दिखाते हुए सरोज देवी से कहा कि कोई बात नहीं जी, सामान मंगा लीजिए, आरती स्टेज पर भी तो हो सकती है ना। ये सुनकर सरोज देवी ने राहत की सांस ली और तुरंत आर्यन को घर से पटरी और आरती का सामान लाने भेज दिया। कुछ देर बाद आर्यन सामान लेकर लौट आया और फिर दूल्हे की आरती की रस्म पूरी की गई। इसके बाद शादी की बाकी रस्में शुरू हो गई और माहौल धीरे धीरे सामान्य हो गया। फेरों के बाद दोनों पक्षों के लोग थोड़ी देर आराम करने लगे, तभी दूल्हे की माँ अनन्या के पास आई और विनम्रता से बोली कि उन्हें बैठने के लिए कुछ गद्दों की जरूरत है। अनन्या ने तुरंत मुस्कुराकर कहा कि वे अभी इंतजाम करवाती हैं आंटी जी। वह तुरंत जाकर गद्दों की व्यवस्था कराई और उन्हें आराम से बैठा दिया। दूल्हे की माँ ने आशीर्वाद देते हुए उसका धन्यवाद किया। ये देखकर वहां बैठी अन्य औरतें भी अनन्या की तारीफ करने लगी। अनन्या भी आकर वहीं औरतों के बीच में ही बैठ गई जो आपस में बातें कर रही थी। उनमें से एक जो रिश्ते में उनकी ननद लगती थी उससे हाल चाल पूछने लगी। बातचीत के दौरान उन्होंने दूल्हे की माँ की तारीफ करते हुए कहा कि वह कितनी समझदार और शांत स्वभाव की है। आरती के समय गड़बड़ी होने के बाद भी उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, बल्कि शांति से स्थिति संभाल ली। फिर बातों ही बातों में उन्होंने सरोज देवी का जिक्र छेड़ दिया और अनन्या की शादी के समय की घटनाएं याद दिलाने लगी। उन्होंने कहा कि कैसे उस समय छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया था और अनन्या के परिवार वालों को कितना सुनाया गया था, कितना नीचा दिखाया गया था। ये सुनते ही अनन्या का मन उदास हो गया। वह सब कुछ भुलाना चाहती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चाहकर भी नहीं भूलती। उसे अपनी शादी का वह दिन याद आ गया जब उसके पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर हर चीज़ का इंतजाम किया था। गाड़ी, फर्नीचर, कपड़े, सब कुछ ससुराल वालों की पसंद से ही लिया गया था, जिसे कोई कमी ना हो। फिर भी सरोज देवी और शेखर बार बार फोन करके कोई ना कोई कमी निकालते रहते थे। उसके माता पिता पूरे दिल से मेहमानों की सेवा में लगे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ताने सुनने पड़ रहे थे। उसी दौरान एक छोटी सी गलती हो गई। दूल्हे की आरती के लिए पटरी घर पर ही रह गई थी। बस इसी बात पर सरोज देवी सबके सामने भड़क उठी थी। उन्होंने ऊंची आवाज में अनन्या के परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वहां मौजूद सभी मेहमान हैरान होकर ये सब देख रहे थे। अनन्या का परिवार शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा हुआ था। उसकी छोटी बहन भी ये सब देखकर रो पड़ी थी। माहौल इतना असहज हो गया था कि खुशी का माहौल जैसे पल भर में ही खत्म हो गया था। काफी समझाने के बाद किसी तरह सरोज देवी को शांत कराया गया और रस्में पूरी की गई। लेकिन उस दिन जो हुआ उसकी छाया आज भी अनन्या के मन में कहीं ना कहीं बाकी थी। उधर अनन्या का भाई विक्रम भी इस सब को याद करके अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसके दोस्त अजय ने भी उससे कहा था कि उसने अपनी बहन की शादी ऐसे लोगों में क्यों की। विक्रम के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। उसे भी अब अपनी बहन की चिंता होने लगी थी कि जो लोग सबके सामने ऐसा व्यवहार कर सकते हैं वे घर के अंदर कैसा व्यवहार करते होंगे। इन्हीं ख्यालों में खोई अनन्या जब वर्तमान में लौटी तो उसने खुद को फिर उसी शादी के माहौल में पाया। सारी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे अपने अंदर एक अजीब सी कमी महसूस हो रही थी, मानो सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा रह गया हो। अनन्या को अजीब सा लग रहा था क्योंकि वहाँ कोई भी सच में खुश नजर नहीं आ रहा था। उसे अभी तक किसी ने साफ साफ नहीं बताया था कि शादी में कितना बड़ा हंगामा हो चुका है। जूता छुपाई जैसी रस्म भी बस औपचारिकता बनकर रह गई थी। उनमें वह उत्साह और मस्ती नहीं थी जो आम तौर पर होती है। शादी के बाद जब विदाई की समय आया तो सब कुछ जैसे जल्दबाजी में ही निपटा दिया गया। विदाई के बाद जब अनन्या अपने मायके पहुंची और अकेले में अपने परिवार वालों से बात की तब उसे सच्चाई पता चली। ये जानकर उसका दिल टूट गया। उसे अपनी सास सरोज देवी पर गुस्सा तो आया ही, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा अपने घर वालों पर आया कि उन्होंने चुपचाप सब कुछ सह लिया। क्यों जवाब नहीं दिया कोई भी, क्यों चुप रहे। वह सोचने लगी कि अगर अगर उसे पहले ही ये सब पता होता तो शायद शायद वह यह शादी करती ही नहीं, उसी समय मना कर देती। उसे बार बार वही ख्याल आ रहा था कि उसके परिवार की इतनी बेइज्जती कैसे कैसे कर दी इन लोगों ने, और उन्होंने इतनी बेइज्जती सह कैसे ली। उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि जो हो गया उसे अब बदला नहीं जा सकता बेटा, इसीलिए जो हो गया है उसे अब भूल जाना ही बेहतर होगा। ससुराल में गुस्सा लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी निभानी ही पड़ती है बेटा। अनन्या चुपचाप अपनी माँ की बातें सुनती रही, लेकिन उसके मन में एक दर्द बैठ गया था। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि
जैसे उसकी वजह से उसके अपने ही परिवार को इतना सारा अपमान सहना पड़ा। भारी मन से वह अपने घर से विदा हो गई। दिल में उसके हजारों सवाल थे जिनका जवाब वो ढूंढ रही थी। ससुराल पहुंचने पर जब काव्या ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बस मुस्कुराकर बात को टाल दिया। लेकिन उसकी मुस्कान उसके अंदर के दर्द को छुपा नहीं पाई। एक दिन उसकी जेठानी ने उससे उसके मायके वालों के बारे में पूछ ही लिया कि वो शादी में क्यों नहीं दिखे। अनन्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि उन्हें तो शादी का कार्ड तक नहीं दिया गया था, वो आते भी तो कैसे। ये जवाब देते देते वह थक चुकी थी, क्योंकि कई लोग उससे यही सवाल पूछ चुके थे। हर बार जवाब देते हुए उसका दिल और अधिक टूट जाता। बातों ही बातों में जेठानी ने काव्य की ज्वेलरी और लहंगे की तारीफ की, लेकिन साथ ही अनन्या के लहंगे की भी सराहना की। अनन्या ने बताया कि उसका लहंगा उसकी एक फैशन डिजाइनर दोस्त ने दिलवाया था, इसीलिए वह थोड़ा अलग और यूनिक था। इसी तरह बातचीत करते करते विदाई का समय भी आ ही गया। विदाई के समय जब काव्या जा रही थी, तो उसकी सास उसे बेटी बनाकर रखने की बात कह रही थी। ये सब देखकर अनन्या के मन में फिर वही विचार आया, क्या सच में हर बहू को बेटी जैसा प्यार मिलता है, या यह सिर्फ कहने की ही बातें होती हैं, या घर की दहलीज पार करते ही ये सब बातें केवल बातें ही रह जाती हैं। काव्य की विदाई के बाद अनन्या और आर्यन वापस गुरुग्राम लौट आए। रास्ते में अनन्या का गुस्सा फिर बाहर आ गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं आर्यन भी जिम्मेदार है। अगर उसने पहले ही अपने परिवार को रोक दिया होता तो आज आज यह स्थिति नहीं आती। आर्यन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माना कि उसने समय रहते हुए कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। अनन्या का गुस्सा अब आंसुओं में बदल चुका था। उसने कहा कि उसके परिवार को शादी में अपमानित किया गया, यहाँ तक कि उन्हें निमंत्रण तक ठीक से नहीं दिया गया, और अब वह और समझौता नहीं कर सकती। उसने ठान लिया था कि अब वह हर बात चुपचाप सहने वाली नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द था, लेकिन उसके इरादे पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। अगले दिन आर्यन ऑफिस चला गया। अनन्या घर के कामों में लगी रही, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं हुआ था। वही बातें बार बार उसके मन में घूम रही थी। वह बार बार बस यही सोच रही थी कि अगर अगर मैं शादी में ना जाती तो क्या होता। लेकिन फिर उसे लगा कि वह अपने ससुराल वालों को ये मौका भी नहीं देना चाहती थी कि वे उसके बारे में कुछ भी गलत कहें लोगों के सामने। शाम तक वह इसी उधेड़ बुन में रही। शाम को जब आर्यन घर लौटा तो उसने अनन्या का बदला हुआ व्यवहार महसूस किया। उसने उसे मनाने की खूब कोशिश की और वादा किया कि आगे से वह हर स्थिति में उसका साथ देगा, चाहे कोई भी बात हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। पहले तो अनन्या ने उससे बात ही नहीं की, लेकिन फिर आर्यन ने माहौल हल्का करने के लिए मजाकिया अंदाज अपनाया। उसने कहा कि शादी में उसके एक दोस्त की पत्नी ने अनन्या को ही दुल्हन समझ लिया था। तब जाकर उसे बताना पड़ा कि वह उसकी पत्नी है, दुल्हन तो कोई और है। ये सुनकर अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आर्यन ने मजाक में कहा कि पत्नी चाहे कितनी भी नाराज हो, अपनी तारीफ सुनकर खुश हो ही जाती है। ये सुनते ही अनन्या ने उसे तकिया मारते हुए हल्के फुल्के अंदाज में गुस्सा जताया, और दोनों के बीच का माहौल कुछ हद तक अब हल्का हो गया था। समय बीतता गया और उनकी शादी को 1 साल हो गया। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी। अनन्या 3 महीने की गर्भवती थी। दोनों इस खबर से बेहद ही खुश थे, लेकिन डॉक्टर ने अनन्या को पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। इसके बावजूद वह घर के काम करती रहती, जिससे उसकी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती। इसी बीच काव्या की सास को भी अनन्या की तबीयत के बारे में पता चल गया। उन्होंने हालचाल जानने के लिए उसे फ़ोन करना शुरू किया। उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा अपनापन था, चिंता थी, जो कि साफ झलकती थी, जो अनन्या को भीतर ही भीतर सोचने पर मजबूर कर रही थी कि हर घर में सास बहू का रिश्ता एक जैसा नहीं होता। कहीं सास सही होती है तो कहीं बहू सही होती है, और शायद उसकी ज़िंदगी में भी अब कुछ बदलने वाला था। औपचारिक बातचीत के बाद काव्या की सास ने अनन्या से पूछा कि क्या उनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि करवा चौथ पर लड़की अपने मायके में रहती है और दामाद भी वहीं रहता है। अनन्या को ये सवाल थोड़ा सा अजीब लगा। उसने विनम्रता से पूछा, आंटी जी,
आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? क्या बात हो गई? तब उन्होंने बताया कि सरोज देवी का फ़ोन आया था, काव्या की माँ का, मतलब तुम्हारी सास का। और उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ ऐसा ही रिवाज है, इसलिए वह भी एक बार पुष्टि करना चाहती थी, इसीलिए तुमसे बात कर रही हूँ। ये सुनकर अनन्या के मन में अजीब सी कड़वाहट भर गई। उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि उसके समय तो ऐसा कोई रिवाज नहीं था। अब क्या बदला है ये वो नहीं जानती। फोन रखने के बाद अनन्या कुछ देर तक वहीं बैठी रह गई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहे थे कि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से रिवाजों को कैसे बदल देते हैं, कैसे उनके कायदे कानून सब बदल जाते हैं। उसे अपना पहला करवा चौथ याद आ गया, जब उसे अपने मायके तक जाने नहीं दिया गया था। उस समय तो वह रिवाज नहीं था, और अब अचानक जब उनकी बेटी की शादी हुई है तो सारे नियम बदल गए। उसे ये भी याद आया कि उसके मायके में तो उसे 10 मिनट रुकने तक की इजाज़त नहीं मिलती थी। शादी के कुछ महीनों बाद जब वह आर्यन के साथ गुरुग्राम आई थी, तब उसका पहला करवा चौथ आने वाला था। उस समय सरोज देवी ने बड़ी खुशी जताई थी और कहा था कि उसकी पहली करवा चौथ है, इसलिए सारी विधियां अच्छे से सिखाई जाएंगी। लेकिन अनन्या का मन उस समय अपने मायके जाने का था। उसने आर्यन से कहा था कि वह अपने घर जाकर ये त्यौहार मनाना चाहती है, जहाँ उसकी माँ उसे प्यार से हर रस्म सिखाएगी। आर्यन ने कहा था कि वह अपने माता पिता से पूछकर बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। ये सुनकर अनन्या खुश हो गई थी, क्योंकि उसे अपने घर जाने की बहुत इच्छा थी। लेकिन जब आर्यन ने शाम को घर पर फ़ोन करके ये बात पूछी, तो वहाँ से गुस्से भरी प्रतिक्रिया आई। शेखर और सरोज देवी दोनों ही इस बात पर नाराज हो गए थे। उन्होंने आर्यन से कहा कि वह फ़ोन अनन्या को दे दे। अनन्या डरते डरते फ़ोन पकड़ती है और उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती। उसे हर बार ऐसा लगता था कि न जाने आज किस बात के लिए उसे सुनना पड़ेगा। जब देखो तब ताने, जब देखो तब बस सुनना ही पड़ता था। उसके मन में उनके लिए एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उधर से शेखर की आवाज़ आई। अनन्या ने नमस्ते की तो उन्होंने सीधे सवाल किया कि क्या उसे करवा चौथ पर मायके जाना ज़रूरी है। फिर बिना रुके उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि उसके पिता ने शादी में क्या किया है जो अब करवा चौथ पर कुछ खास करेंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि शादी में गाड़ी के पूरे पैसे तक नहीं दिए गए, बस बोल दिया गया कि दे देंगे। अरे अब तक वो दिन नहीं आया। ये सुनकर अनन्या के हाथ पांव कांपने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके ससुर शेखर ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फोन कट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे फोन भी धुंधला दिखाई देने लगा। आर्यन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वह कुछ पल तक चुप रह गई। फिर उसने अपने मायके फ़ोन लगाया। उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और खुशी खुशी पूछा कि वो उसे लेने कब आए। ये सुनकर अनन्या का दिल और अधिक भारी हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा कि वह नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके ससुराल से मना कर दिया गया है। माँ के पूछने पर उसने बात टाल दी, लेकिन फिर उसने अपने पिता से बात करने की जिद की। फ़ोन पर आते ही उसके पिता ने प्यार से पूछा कि क्या हुआ अनन्या। अनन्या ने सीधे ही सवाल किया कि उन्होंने गाड़ी के लिए कितने पैसे दिए थे। उसके पिता ने बताया कि जितने मांगे गए थे पूरे 8 लाख रुपए दिए थे बेटा। ये सुनकर अनन्या को गुस्सा आया, क्योंकि वहाँ ये कहा जा रहा था कि 1 लाख रुपए कम दिए हैं और ये बोला गया है कि बाद में दे देंगे। उसने अपने पिता से कहा कि वह जाकर ये बात साफ करे, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके पिता पहले तो टालने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब अनन्या ने जोर दिया तो उन्होंने अगले ही दिन जाकर बात करने का वादा किया। फ़ोन रखने के बाद अनन्या कुछ देर तक चुप बैठी रही। पास बैठा आर्यन ये सब सुन रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। जब अनन्या ने उसे पूरी बात बताई तो वह भी भीतर से टूट गया। उसे लगा कि उसकी वजह से ही अनन्या को ये सब सहना पड़ रहा है। उसने माना कि उसके माता पिता का व्यवहार गलत है और उसे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। उसने गंभीरता से कहा कि ये सब तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हर इंसान दूसरे को बराबरी का सम्मान देना नहीं सीखता। उसके घर में बहू का मतलब सिर्फ चुपचाप सब कुछ सहने वाली माना जाता है, और अगर वह अपनी बात रख दे तो उसे गलत समझा जाता है। वही लड़की वालों को तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं दी जाती, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लड़की वाले हैं। ये सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वह हल्की सी हंसी भी हंस दी। शायद यह हंसी उसके दर्द को छिपाने की कोशिश थी, या फिर इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने का एक तरीका। अनन्या की वह हल्की सी हंसी दरअसल उसके अंदर छुपे दर्द को ढकने की एक कोशिश थी।
आर्यन उसके चेहरे को देख रहा था। वह समझ गया था कि ये हंसी सच्ची नहीं है, बल्कि हालात से समझौता करने की मजबूरी है। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। कमरे में खामोशी थी, लेकिन उनके मन में कई सवाल और उलझनें चल रही थी। आर्यन ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह हर हाल में अनन्या के साथ खड़ा रहेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। अगले दिन सुबह अनन्या के पिता ने सच में शेखर को फ़ोन किया और बात करने की इच्छा जताई। पहले तो अनन्या के ससुर शेखर ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें गाड़ी के पैसे वाली बात स्पष्ट करनी है, तो आखिरकार उन्होंने उन्हें घर आने के लिए कह ही दिया। दोपहर तक अनन्या के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए। घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, क्योंकि सबको अंदाजा था कि आज बात सामान्य नहीं रहने वाली। बैठक में जब सब इकट्ठा हुए तो अनन्या के पिता ने बहुत ही शांति से बात शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या गलती हुई है, लेकिन बिना वजह आरोप लगाना ये ठीक बात नहीं है। बात अब उनकी इज्जत की है। उन्होंने साफ कहा कि गाड़ी के पूरे पैसे दिए गए थे और उनके पास इसका पूरा प्रमाण भी है। ये सुनकर कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सरोज देवी और शेखर जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें शायद उम्मीद ही नहीं थी कि बात इतनी सीधे तरीके से सामने आएगी। पहले तो शेखर जी ने बात घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब अनन्या के पिता ने दस्तावेज और गवाहों का जिक्र किया तो उनके पास फिर चुप रहने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। धीरे धीरे बात साफ हो गई कि यह आरोप बेबुनियाद था। माहौल थोड़ा असहज हो गया। सरोज देवी ने बात को संभालने के लिए कहा कि अरे भाई साहब, कोई गलतफहमी हो गई होगी, बस इसीलिए बोल दिया। लेकिन ये गलतफहमी शब्द अब किसी के गले नहीं उतर रहा था। उस दिन पहली बार अनन्या ने अपने पिता को इतनी दृढ़ता से बोलते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता कमजोर नहीं थे, बल्कि रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहते थे। लेकिन आज उन्होंने अपनी बेटी की इज्जत के लिए आवाज उठाई थी। अनन्या की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि गर्व के थे। उस घटना के बाद घर का माहौल कुछ दिनों तक भारी रहा। सरोज देवी अब अनन्या से थोड़ा संभल कर बात करने लगी। आर्यन भी अब हर छोटी बड़ी बात में अनन्या का साथ देने लगा था। धीरे धीरे अनन्या ने भी खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। उसने ठान लिया था कि अब वह हर गलत बात पर चुप नहीं रहेगी, लेकिन सम्मान के साथ अपनी बात जरूर रखेगी। ये उसका हक है। करवा चौथ का दिन भी आ गया। इस बार माहौल थोड़ा अलग था। सरोज देवी ने खुद अनन्या से कहा कि अगर वह मायके जाना चाहती है तो जा सकती है। ये सुनकर अनन्या को आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये वही बात थी जिसके लिए पहले इतना विवाद हुआ था। इतनी बात को बढ़ा चढ़ाकर लंबी चौड़ी कहानी गढ़ दी गई थी, लेकिन इस बार अनन्या ने शांत स्वर में कहा कि वह यहीं रहकर ही व्रत रखेगी। उसके बाद इस जवाब में एक संतुलन था, न विरोध न पूरी सहमति, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ लिया गया एक निर्णय। उस दिन उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। शाम को जब चांद निकला तो उसने आर्यन के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला। उस पल में एक अलग ही सुकून था। आर्यन की आंखों में भी एक अपनापन और सम्मान साफ झलक रहा था, जो पहले कहीं खो सा गया था। अब आर्यन अनन्या को अच्छे से समझने लगा था। समय के साथ अनन्या की गर्भावस्था भी आगे बढ़ रही थी। अब घर में आने वाले नए मेहमान को लेकर दिन रात चर्चा होने लगी थी। सरोज देवी का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगा था। शायद उन्हें भी एहसास हो गया था कि रिश्ते केवल हुक्म चलाने से नहीं, बल्कि समझ और सम्मान से निभाए जाते हैं। एक दिन जब अनन्या अकेली बैठी थी तो सरोज देवी उसके पास आई। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि अगर उनसे कभी कुछ गलत हुआ हो तो उसे दिल पर ना लगाए। ये शब्द छोटे थे, लेकिन उनके पीछे का अर्थ बहुत बड़ा था। ये माफ़ी भले ही सीधे शब्दों में न कही गई हो, लेकिन अनन्या ने उसे महसूस कर लिया। अनन्या ने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने समझ लिया था कि हर रिश्ते में समय लगता है, लेकिन अगर एक कदम आगे बढ़ाया जाए तो दूसरा कदम अपने आप सामने से आ ही जाता है। धीरे धीरे घर का माहौल अब बदलने लगा। अब अनन्या सिर्फ एक इस घर की बहू नहीं, बल्कि एक सम्मानित सदस्य बनती जा रही थी। उसके आने वाले बच्चे ने जैसे इस घर के रिश्ते में नई मिठास घोल दी थी। और अनन्या
अनन्या अब वह पहले वाली चुप रहने वाली लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत और आत्मसम्मान से भरी महिला बन चुकी थी, जिसने रिश्तों को निभाना भी सीखा और अपने लिए खड़ा होना भी। अनन्या की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नए दौर में प्रवेश कर रही थी। घर का माहौल पहले जैसा कड़वा नहीं रहता था, लेकिन पूरी तरह से वह मीठा भी नहीं हुआ था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ हल्की जरूर पड़ जाती हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं होती। अनन्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। वह हर बात को चुपचाप सहने वाली बहू नहीं, बल्कि समझदारी से जवाब देने वाली एक मजबूत महिला बन चुकी थी। उसकी गर्भावस्था के दौरान अब महीने धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी थी, इसीलिए वह आर्यन भी घर के कामों में थोड़ा अब हाथ बटाने लगा था। सरोज देवी भी अब पहले जैसी सख्त नहीं रही थी। वो कभी कभी अनन्या के लिए फल काट कर दे देती या समय पर दवा लेने की याद भी दिला देती। ये बदलाव छोटा था, लेकिन अनन्या के लिए मायने रखता था। इसी बीच एक दिन काव्या का फोन आया। पहले की तरह उसमें वही तीखापन नहीं था। अब वह बदल गई थी। उसने हल्के अंदाज में अनन्या का हालचाल पूछा और फिर अपने ससुराल की बातें बताने लगी। उसने बताया कि वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन हर घर की अपनी अपनी परेशानियाँ होती हैं। अनन्या को उसकी बातों में एक बदलाव महसूस हुआ। शायद शादी के बाद काव्या भी अब समझने लगी थी कि रिश्ते सिर्फ अपने हिसाब से नहीं चलते, उन्हें निभाना ही पड़ता है। कुछ महीने बाद अनन्या की गोद भराई की रस्म रखी गई। इस बार माहौल अलग था। उसके मायके वालों को पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया। सरोज देवी खुद फोन करके उन्हें निमंत्रण दे रही थी। जब अनन्या के माता पिता आए तो इस बार उनके चेहरे पर वह झिझक नहीं थी जो पहले थी। माहौल सामान्य और सुकून भरा था। अनन्या ये सब देखकर मन ही मन संतुष्ट हो रही थी कि शायद चीजें सच में बदल रही हैं। अब समय आया और अनन्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बिल्कुल उसी पर गया था वो। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। सरोज देवी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। वह दिन भर बच्चे के पास ही रहती, उसे गोद में खिलाती, गोद में लेकर उसे निहारती रहती और हर किसी से कहती कि उनका पोता कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। अनन्या ये सब देखती तो उसके मन में हल्की सी मुस्कान आ जाती। उसे अच्छा लगता था कि कम से कम इस नए रिश्ते ने घर के माहौल को और बेहतर बना दिया है। आर्यन भी अब पहले से ज़्यादा जिम्मेदार हो गया था। ऑफिस से आने के बाद वह सीधे बच्चे के पास जाता, उसे गोद में उठाता और अनन्या से दिन भर की बातें पूछता। उनके बीच अब एक अलग ही समझदारी आ गई थी। छोटी छोटी बातों पर होने वाली बहसें अब धीरे धीरे खत्म हो गई थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बच्चे होने के कुछ महीने बाद फिर वही रोजमर्रा की जिम्मेदारियां अब बढ़ने लगी थी। कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती तो कभी घर के कामों का दबाव बढ़ जाता। ऐसे में कभी कभी अनन्या और सरोज देवी के बीच फिर हल्की फुल्की नोकझोंक हो ही जाती, लेकिन अब वह पहले जैसी कड़वी नहीं होती थी। दोनों ही जल्दी समझ जाती थी कि बात बढ़ाने से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए दोनों शांत हो जाती और उन बातों को भूलकर आगे बढ़ जाती। एक दिन अनन्या बालकनी में बैठी थी। उसका बेटा उसकी गोद में सो रहा था। हल्की हवा चल रही थी और शाम का समय था। वह अपने अब तक के सफ़र के बारे में सोच रही थी। शादी, रिश्तों की कड़वाहट, अपने मायके का दर्द और फिर धीरे धीरे सबका संभलना। उसे लगा कि ज़िंदगी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी लोग कहते हैं। कभी आसान नहीं, लेकिन हर मोड़ पर कुछ सिखा जरूर देती है। तभी पीछे से आर्यन आया और उसके पास बैठ गया। उसने बिना कुछ कहे अनन्या के कंधे पर हाथ रखा। अनन्या ने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। उस मुस्कान में अब शिकायत कम और सुकून ज़्यादा था। अनन्या ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा ना? आर्यन ने बिना देर किए जवाब दिया, हम साथ हैं तो सब ठीक ही रहेगा अनन्या, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। और शायद यही सच था। जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन अब उसमें एक स्थिरता आ गई थी। रिश्ते अब भी वही थे, लोग भी वही थे, बस देखने का नजरिया बदल गया था। और उसी के साथ ज़िंदगी भी थोड़ी आसान लगने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम कोई नई स्टोरी अपलोड करें तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की दूसरी कहानी में। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।